स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता थपलियाल। बाजार ने कल की भारी गिरावट की आधी भरपाई आज तो कर ली है। निफ्टी आप देखेंगे 150 अंकों पर है। सेंसेक्स कल 1000 अंक से ज्यादा टूटा था, आज 500 अंकों की मजबूती दिखेगी और निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों की बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। करीब करीब 1% ऊपर है निफ्टी बैंक और आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया पलटी मारी है एसबीआई दिग्गज जो कि बैंक है उसने। और एचडीएफसी बैंक में कल हमने तेज बिकवाली देखी थी 3% के आसपास की, आज 1% की तेजी एचडीएफसी बैंक में भी हम देख रहे हैं। तो सपोर्ट वहां से भी निकल के आ रहा है। आज मेटल शेयर चमक रहे हैं, हिंडाल्को, नाल्को, सेल, ये तमाम शेयर आप देखेंगे 4 से 5% के तगड़े मूव्स देख रहे हैं। तो इन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और एक और खेमा जहां से बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है वो है फार्मा का। कल हमने देखा था कि सन फार्मा जैसा शेयर चल रहा था, सिप्ला में हम तेजी देख रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी थी। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी आज बढ़ी है और अब 3% की मजबूती के साथ यह शेयर कारोबार कर रहा है। और कुछ कंजम्पशन वाले शेयर जो थोड़े से लैकलस्टर थे जैसे कि एचयूएल, वहां पर भी ठीक ठाक बाइंग आई है। 2% ऊपर आज एचयूएल आपको दिखेगा और ब्रिटानिया के शेयर % के आसपास की तेजी दिखेगी। वैसे आप वाडिया ग्रुप के और भी शेयर अगर आप देखेंगे तो आज आपको उसमें तेजी दिखेगी। बॉम्बे बर्मा में आपको तेजी दिखेगी, बॉम्बे डाइंग में तेजी दिखेगी, ब्रिटानिया में तेजी आज है ही। तो यो स्टॉक्स में अब ये समझेंगे कि क्या बाजार में जो कल फियर था, जो डर का माहौल था 21,000 के टूटने की, क्या वो फियर फिलहाल के लिए कम हो गया है या खत्म हो गया है? अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उनको भी हम जरूर शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा होगा और नंबर लगातार आप देखिए 9167329108 ऊपरी हिस्से में लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा होगा और उस नंबर पर आप जाकर मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको तरीका सही लगता है। और सोशल मीडिया पर अगर आप 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो तीनों प्लेटफॉर्म्स का पता आपकी स्क्रीन पर @18 स्वदेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर, वहां जाकर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा है और आपको टेक्निकल नजरिया शेयर करेंगे नितलेश पावस्कर। विवेक जी और नितलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। नितलेश, एक क्विक चेक निफ्टी का 23,400 भी हमने पार कर लिया। कल डर हो लग रहा था कि नहीं 21,400 पार किया, कल 21,000 को लेकर डर लग रहा था, 21,950 20,950 की बातें हो रही थी। नितलेश ये बताइए कि यहां से आपको किस तरह की राह दिख रही है? कल तो एक्सपायरी भी है। तो मुझे अभी भी बिलीव है कि एक बार के लिए हम लोग 20,800 21,000 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो फॉल आता है जनवरी में वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग करता है। तो आज का रैली देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग में सस्टेन होता है क्या। अगर आज का क्लोजिंग अगर 21,350 के ऊपर सस्टेन होता है तो थोड़ा सा व्यू मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाजार फिर से 21,350 ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं मेरे टारगेट्स ओपन रखूंगा 20,800 से लेके 21,000 ये टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए डीप आना चाहिए और बजट से पहले थोड़ा सा मैं 20,800 देखना पसंद करूंगा। विवेक से भी बाजार का व्यू लेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है हमारे शो में और जयपुर से विशाल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और जी मीडिया, इनका सवाल शायद इसी पर है। विशाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने किस स्टॉक पे सवाल पूछना है? जी मीडिया पे पूछना था। मेरे पास 5,000 शेयर है, 17 रुपए 10 पैसे के भाव के, और एक जी एंटरटेनमेंट है 400 शेयर 260 के भाव के। मैं 260। रुक सकता हूँ उसमें 6 महीने साल भर के लिए अंदाज। दोनों में आपका नजरिया 6 महीना साल भर का है? हाँ। ऑलराइट, चलिए विवेक आपके पास आऊंगी और विशाल के साथ साथ तमाम दर्शकों को, निवेशकों को इन दोनों ही स्टॉक्स को लेके बहुत सारे कंसर्न होंगे। पशुपेश में पूरा मामला फंसा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर डील अब रद्द हुई है, वित्त मंत्री साहिबा को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अभी भी कहीं ना कोई भी नज़रिए से रिस्पाइट नहीं है शेयर होल्डर्स को। दोनों ही स्टॉक पर विशाल को क्या सलाह होगी? जी मीडिया इन्होंने लिया हुआ है 17 रुपये बता रहे हैं। कविता, अभी ऐसा होके रखा कि जी ग्रुप पे जो काले बादल मंडराए हुए हैं वहां पे अभी तक क्लैरिटी कुछ आई नहीं है। अब सोनी की डील जो ब्रेक हो गई है, अब आगे चल के पर्टिकुलरली जी एंटरटेनमेंट का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा ये तो रुक के देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो 160 रुपए जी एंटरटेनमेंट पे खराब नहीं है। यहाँ पे जितना भी उनका बिजनेस है ये आज के दिन ऑलमोस्ट आपको पीयर ग्रुप के इक्वलेंट वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, पहली चीज।
दूसरी चीज, इतना करेक्शन के बाद आपको डाउन साइड यहाँ से काफी कम दिखेगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हो तो आप 5-7% का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप एंटर कर सकते हो। ये मेरा कॉन्ट्रेरियन बेट रहेगा। जी मीडिया पे मेरा थोड़ा व्यू अलग रहेगा, इसको अवॉइड की ही सलाह रहेगी, क्योंकि एक्चुअली इनका जो बेस है, चैनल नेटवर्क है, सब ठीक है, लेकिन ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो 10 रुपए के नीचे ये अच्छा लगता है मुझे हमेशा। और यहाँ पे तो ऑन रैलीज आपको धीरे धीरे बाहर ही निकलना होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन जी एंटरटेनमेंट के साथ ही जाना चाहूंगा मैं, जी मीडिया अवॉइड। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें पूछा है दिल्ली से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मेरे पास ये इसके जी प्रदीप जी एम्पायर सवाल पूछिए टेक्नोलॉजी और के टीवी शेयर का थे सर वॉल्यूम मेरे कम पास। कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर। ठीक है, कब लिया था आपने? ये मैडम मैंने लिए थे अराउंड 1 मंथ में पहले, 1 मंथ पहले, 1-1.5 महीने पहले, जब ये ब्रेक अच्छा, इसका ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के करेक्शन लिए आई थी लिया ना था। इसमें। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? ठीक है, चलिए राइट, 1 महीने पहले की खरीद है। नितिलेश जी आप सजेस्ट करिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। स्टॉक जब टूटा था तब इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की थी ये सोच के कि यहाँ से तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और स्टॉक ऑफ वहाँ से टूट गया। 2200 के भी लेवल भी तोड़ चुका है और अब 2100 के पास कारोबार कर रहा है। नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है स्टॉक में, एमटीआर टेक में। अभी क्या करें, क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरावट आ सकती है स्टॉक में? 2050 से लेके 2030 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो उसी लेवल को अगर एक रिटेस्ट करके बाउंस बैक करता है तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा कंडीशनल ट्रेड होगा, यहाँ पे एक डीप मिलना चाहिए 2050 के आसपास। तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। 2000 रुपए का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक बार के लिए 2130 2140 ये लेवल को सस्टेन कर देता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ऊपर के साइड में एक अच्छा खासा फिर एक 2350 तक ये चाल दिखा सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही होगा, 2130 2140 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, 2130 2140 इसके ऊपर सस्टेन करना एमटार टेक के लिए ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको इसमें तेज़ी दिखेगी। हैदराबाद चलेंगे, वहाँ से फरदीन हमारे साथ हैं। फरदीन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर। सर मेरे पास हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड शेयर है 101 252 के भाव पे है, तो अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए सर? फरदीन आपने कब लिया? 2-3 महीने पहले आपने ये खरीदारी की है? ये जी हाँ सर, दो महीने पहले। 2 महीने पहले हिमाद्री केमिकल विवेक गजब की चाल रही है और वैसे कई बार स्टॉक पर आपसे चर्चा हुई है और 80 रुपये का इसका भाव था लास्ट ईयर और वहाँ से अब देखिए 366, मतलब कमाल का मल्टीवैगर। और हाल फिलहाल जो इसमें रनअप हुआ है, अभी इन्होंने एक लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का ऐलान किया था, उसके बाद इसमें और जोश बढ़ गया। 366 पर है, इनको प्रॉफिट हो रहा प्रति शेयर 100 रुपये से ज़्यादा का विवेक। लेकिन क्या आप मुनाफा वसूलने की सलाह देंगे या फिर चूंकि पोटेंशियल आगे काफ़ी ज़्यादा अनलॉक होने वाली है तो निवेशित रहना बेहतर रहेगा? नेप्थलीन का ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। कोल पिच का ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इनफैक्ट मतलब दोनों ही स्पेशलिटी केमिकल्स में आते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अभी तक वो जो रिकवरी देखने को मिलनी थी वो अभी तक मिली नहीं है। ये जो इसमें रिकवरी आई अब तक की, वो ऑफकोर्स आपने भी कारण बताए, उन कारणों से आई है। और लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें और संभावना है। तो यहाँ पे ऑन एवरी डिप की किसी को अगर बाइंग की इंटरेस्ट हो ना, तो एवरी डिप लेना चाहिए स्टॉक को। पेयर ग्रुप से थोड़ा सा महंगा दिखता है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आगे चल के आपको फेयर वैल्यूएशन में वापस दिखने लग जाएगा। तो होल्ड की ही सलाह रहेगी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए। और जब रिकवरी आएगी स्पेशलिटी केमिकल्स में, आपको ये फायदा और भी देगा। अदर स्पेशलिटी थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन जैसे जैसे कारोबार की क्षमता बढ़ेगी ना, वैल्यूएशन वो एडजस्ट होते जाते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो क्षमता बढ़ा दीजिए, बिजनेस के मौके बढ़ा दीजिए,
थोड़ा सा नीचे जब शेयर करेक्ट होता है तो वैल्यूएशन थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो दूसरा वाला तरीका ठीक है, ग्रोथ वाला, उस पर ये कंपनी जाएगी और निश्चित तौर पर आपको निवेशित रहने की सलाह है। कोई करेक्शन अगर आता है तो मौके बल्कि बनेंगे नए निवेशकों के लिए। शेयर में करते हैं कुछ नतीजों की। तीसरी तिमाही में हेवेल्स ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। आय में करीब 7% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मुनाफा जो है वहां पर केवल 1.5% की ही बढ़त देखने को मिली। मार्जिन में काफी दबाव नजर आया इस बार के नतीजों में। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET Now स्वदेश को। इस बार हमने देखा कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में सबसे कम ग्रोथ दर्ज की है फेस्टिव सीजन होने के बावजूद। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या चुनौतियां कंपनी को फेस करनी पड़ी हैं और कब हम एक्सपेक्ट करें कि कंपनी वापस से डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी? जी, आई थिंक अगर हम इस पर्टिकुलर क्वार्टर को देखें तो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल। पार्ट्स ऑफ ECD, द वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइटिंग वो भी अच्छी है, क्योंकि वैल्यू इरोजन है LED लाइटिंग में, तो इस वजह से हम लोगों को ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ नहीं दिख रही, बट अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। केबल्स एंड वायर्स डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। जहां तक लॉयड का सवाल है, हम लोगों ने एक म्यूटेड ग्रोथ देखी है, बट जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जनरली ठंड का टाइम होता है और एक कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एयर कंडीशनर्स नहीं होता है। सो ओवर हम अगर इसको लॉन्गर ट्रेजेक्टरी में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ लॉयड में भी आ रही है। तो ओवरऑल सिनारियो सेटिस्फैक्टरी है, जो कि हमको कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। B2C सेगमेंट की बात करें जो लगभग 70% का दर्जा रखता है, डिमांड को लेकर थोड़ी सी स्लगिशनेस, धीमापन देखा गया है। किसी भी तरह से आने वाली तिमाहियों में इसको लेकर डिमांड सिनेरियो में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है? ख़ासतौर से गर्मियों के मौसम को लेकर डिमांड में किसी भी तरह का उत्साह या एक्सपेक्टेशंस? हम लोगों ने देखा कि समर सीजन थोड़ा हल्का रहा बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट रेन्स ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि एक लेटेंट डिमांड और एक अच्छा ग्रोथ आनी चाहिए समर सीजन प्रोडक्ट्स में भी। और जैसे ही समर सीजन फरवरी मार्च में शुरू होता है, वी आर एक्सपेक्टिंग फैंस, एयर कंडीशनर्स, उसके लिए एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखनी चाहिए। गुप्ता जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि B2B जो डिमांड है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, ये सारे सेगमेंट से उसको बूस्ट मिल रहा है। आप ज़रा ये बताइए, एक पिक्चर आप ये बता दीजिए कि जो Tier 2 या फिर Tier 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डिमांड की स्थिति क्या है? क्या वो भी बड़े शहरों की तरह है और वहाँ भी अच्छी ग्रोथ हो रही है? एटलीस्ट इन B2B हम लोग ये देख रहे हैं कि ये काफी वाइड स्प्रेड है और स्प्रेड आउट इन द ज्योग्राफीज है, बट थोड़ा B2C सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि अर्बन डिमांड थोड़ा फास्टर ग्रो कर रही है, थोड़ा प्रीमियम डिमांड फास्टर ग्रो कर रही है, जो कि B and C क्लास टाउन्स और रूरल में एक म्यूटेड ग्रोथ है। बट आई थिंक ये टेम्पररी है, बिकॉज लास्ट 2 years एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहा प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट जैसे इन्फ्लेशन अबेट हो रही है, नॉर्मलाइज्ड रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये जो एक डिमांड है ये भी वापस B2C सेगमेंट में स्पेशली इन द रूरल एरियाज वापस आनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हैवेल्स का मैनेजमेंट, विवेक आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पिछले 6 महीने अगर देखें तो कहीं ना कहीं शेयर ने एक रेंज में ही कारोबार किया है। हालांकि अगर हम इंफ्रा के बाकी स्पेसिस को देखें, रियल एस्टेट का चूंकि एक प्रॉक्सी प्ले भी हम कह सकते हैं हैवेल्स को, तो रियल एस्टेट में बहुत तेज हमने ग्रोथ देखी, हैवेल्स में शायद वो माहौल नहीं बना। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को और यहां से निवेशकों को क्या करना चाहिए? स्टॉक कॉस्टली था, उसके कारण एक रेंज में आके अटक गया था स्टॉक। लेकिन आगे चल के जो फेस्टिव सीजन था पिछले क्वार्टर का, उसका कंपनी फायदा नहीं उठा पाई है। और ज्यादातर वाइट गुड्स ले लो या फिर हेवल्स टाइप ऑफ कंपनीज ले लो, यहाँ पे आपको एक कमजोरी ही देखने को मिली थी ओवरऑल। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्रूड भी नीचे आया है, कमोडिटी प्राइसेस सेटल हो गए हैं और डिमांड पिकअप होती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आप इन भावों में हेवल्स को रख सकते हो।
तो होल्ड की ही सलाह रहेगी। एक क्वार्टर के रिजल्ट के अनुसार मतलब उसके ऊपर सेल कॉल नहीं दे सकते। आगे चल के से सार्थक, हाय, गुड मॉर्निंग। सार्थक, आपको मेरी आवाज आ रही है? सार्थक, ऑलराइट, आई थिंक संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनके जो सवाल हैं वो हमारे पास हैं। नितिलेश, IDFC फर्स्ट बैंक 8880 पर इनकी बाइंग है, 2 स्टॉक है, पहले इस पे आप सलाह दे दीजिए। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरा जो व्यू है वो काफी बुलिश है। मुझे आने वाले समय में ये काफी अच्छा खासा मोमेंटम वाला स्टॉक लग रहा है, लेकिन इसमें गिरावट में खरीदारी करने की राय मैंने मेरे क्लाइंट्स को दिया है। यहाँ पे मैं 68 से लेके 70 इस रेंज में लेना पसंद करूंगा। देखो, अभी आपके पास है और कम क्वांटिटी है, तो नीचे अगर मिलता है 68-70 के आसपास तो यहाँ पे पोजीशंस लिया जा सकता है। तो मेरा व्यू जो है वो बुलिश है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बुलिश व्यू, आपको रुके रहने की सलाह, और वोडा आइडिया भी इनके पास है, 1670 की बाइंग प्राइस है। देखो, वोडाफोन आइडिया हो या फिर यस बैंक हो, यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो मोमेंटम है वो हो रहा है तेज। लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी अगर 16 रुपए के ऊपर निकलता है तो काफी इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाएगा, जो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 2019 के हाईस के ऊपर अभी ट्रेड करना चालू कर देगा। तो एक बार के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ट्राई तो किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये सस्टेन होता है तो आप चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके 14 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस उस समय पे रख सकते हो। लेकिन अभी अगर आपका पोजीशन है तो 12 रुपए 70 पैसे का अभी के लिए फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जरूर रखें अपनी पोजीशन के लिए। 16 रुपए के ऊपर इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी, फिर ये स्टॉक एक बार के लिए 23 रुपए से लेके 25 रुपए 50 पैसे ये लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन कम क्वांटिटी और साथ साथ कैश में लेना चाहिए, फ्यूचर्स को अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है सलाह वोडा आइडिया पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। और आदित्य अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। मेरी स्ट्रैटेजी बुलिश साइड रहेगी आरईसी में। कल बेहतरीन रिजल्ट के बाद आज एक अच्छी तेजी मिल रही है इसमें, तो 470 का कॉल खरीदेंगे जो अभी 31.50 चल रहा है, और 480 का कॉल सेल करेंगे जो 27 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 9000 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 11000। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक ऊपर है भी आज 6% ऊपर, और यहाँ पर 470 की कॉल खरीदने की सलाह है आदित्य की तरफ से। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो इसमें अधिकतम मुनाफा जो है वो 11000 का हो सकता है और नुकसान जो है वो 9000 का हो सकता है। 480 की कॉल 470 की कॉल खरीदे और उसके सामने 480 की कॉल बेचने की सलाह है आदित्य की तरफ से। ये एक रिस्क डिस्क्लोजर सेबी की तरफ से। जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं संभल के ट्रेड करिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को घाटा होता है। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को शामिल करते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पर सवाल आया है मुंबई से राहुल कुमार जी का। बालाजी एमाइंस के शेयर्स हैं इनके पास, 400 शेयर्स हैं और इन्होंने 350 पर लिया हुआ था। स्टॉक में अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको, हालांकि स्टॉक और ऊपर गया था, इनको तो मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। 2700 के पार भी निकला था ये स्टॉक, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी इन्हें अच्छा गेन हो रहा है। करीब 8 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। बात नहीं हो पाई इनकी इनके साथ, लेकिन अच्छा सिलेक्शन है और अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की थी। मुझे लग रहा है 2020 के आसपास की एंट्री होगी, वहाँ से ही हमने देखा कि स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। नितिलेश जी, क्या सलाह होगी बालाजी एमाइंस में और तेज़ी के लिए अभी वेट करें? देखो, पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि इतना आपने स्टॉक को होल्ड किया है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा पोटेंशियल बाकी है। लेकिन ऊपर में एक हर्डल है 2430 2440, ये लेवल को निकालता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 2280 से लेके 2250।
ये अगर लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है डिसाइसिवली तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्की कर देना चाहिए। लेकिन जब तक 2250 इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चल सकते हो। 2450 निकलने के बाद फिर से मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को 2350 के आसपास ट्रेल करके चल सकते हैं। फिर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है, फिर ऊपर के साइड में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड में 2250 2280 ये लेवल को अवॉइड ना करें, इसके नीचे थोड़ा सा वीकनेस फिर 1700 से लेकर 1800 ये लेवल से देखने को मिल सकता है। ठीक है, बालाजी माइंस को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए, नतीजों का सीजन चल रहा है तो रूट मोबाइल की बातचीत कर लेते हैं। Q3 में नतीजे कमज़ोर रहे। आय में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि मुनाफे में 28% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मार्जिन में दबाव रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर गौतम बडालिया। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। गौतम जी, आय सिर्फ 1% बढ़ी है, मार्जिन प्रेशर में रहा है। सर, बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो यूजुअली हमारा Q3 बेस्ट क्वार्टर रहता है एंड वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि ग्लोबली मतलब एक फेस्टिव माहौल है, सो पीपल लार्जली स्पेंड क्वाइट अ लॉट, तो वो ट्रांजैक्शंस में अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू मोर ट्रांजैक्शंस। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये पिछला क्वार्टर थोड़ा सा आई थिंक इंडस्ट्री हेडविंड्स थे, जहाँ पे आई थिंक हमने देखा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड द ट्रांजैक्शंस आल्सो डिडंट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। सो इस चक्कर में हमारा आई थिंक थोड़ा सा वो इंडस्ट्री हेडविंड्स और प्लस हमारे एक दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो लाइव होने थे फॉर रीजंस आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल, वो थोड़े से डिफर हुए हैं। मतलब इट शुड गो लाइव सून नाउ। सो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा हमारा वो ऑपरेटिंग लिवरेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू वो प्ले आउट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट था। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारे मार्जिन पे कुछ वन ऑफ एक्सपेंसेस थे, अगर वो हम एडजस्ट कर देते हैं तो मार्जिन हमारा एट पार विद प्रीवियस क्वार्टर्स था। ठीक है, वन ऑफ थे कुछ, उसके चलते ये प्रेशर आया है। गौतम जी, ये भी बताइए, आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे वो थोड़े डिले हो गए। अगर हम Q4 की बात करें, यहाँ से अब तो ये साल शुरू हो गया, जनवरी का महीना चल ही रहा है, तो ये साल आप किस तरह का ट्रैक्शन देख रहे हैं? क्या उम्मीद करके चलें आपके निवेशक? गौतम जी, कुछ नेटवर्क में दिक्कत है। गौतम जी से फिर से संपर्क करते हैं। गौतम जी, हम ये जानना चाह रहे थे, आपने कहा कि कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे तीसरी तिमाही में, दिसंबर तिमाही में, जो कि नहीं हो पाए। हम क्या मान के चलें कि वो Q4 में मटेरियलाइज हो जाएंगे? और दूसरी चीज़ कि अगर हम एक साल यहाँ से और आगे की देखें तो और कौन कौन से डील, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं? डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, फिर से कभी संपर्क होगी तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूट मोबाइल बहुत तेज़ी से ये शेयर चला था, उसके बाद इनकी डील हुई, फिर ये कंपनी बिकी, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के हाथ में है अभी। लेकिन 1570 रुपये का भाव इसका है और लार्जली एक रेंज में ही ये शेयर रहा है। रूट मोबाइल पर एक व्यू नितलेश आप दे दीजिए कि इसकी चाल आप आगे कैसी देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम के बाद अभी एक पॉज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे 1520 से लेके 1540 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और फिर से 1570 1580 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है वो 1520 1530 ये लेवल्स को क्लोजली वॉच करें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो 1250 से लेके 1280 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे लिया जा सकता है स्टॉक को। बाजार की बात करें तो बढ़त को बरकरार रखने में बाजार कामयाब है। 131 अंकों पर है निफ्टी, इस वक्त 21,370 का स्तर आपको दिखेगा। तो जो तेजी है 100 अंकों से ज्यादा कि उसको बाजार ने आज बना के रखा है। तो कल हमने 300 अंकों की गिरावट देखी, करीब करीब आधे की भरपाई आज हो गई है सेंसेक्स से 400 अंकों पर। निफ्टी बैंक जरूर थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, वहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी है और निफ्टी बैंक को लेकर ये स्वाभाविक भी है, ज़्यादा उठापटक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कल एक्सपायरी भी है, 228 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी बैंक, यानी कि दिन के अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो
तकरीबन आधा हो गया, 1% के आसपास तक की बढ़त थी, अब आधे % के आसपास के गेंस हैं। ब्रॉडर मार्केट से किसी थकान के संकेत नहीं हैं। इस वक्त 1568 शेयर हैं मजबूती के साथ एनएससी पर, और उसके मुकाबले 673 शेयर लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। मेटल आज चमक रहे हैं, हिंडाल्को टॉप गेनर है। बैंकिंग में एसबीआई, इंडसइंड बैंक में हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की तेजी है, तो बैंकिंग में यहाँ से सपोर्ट तो है, लेकिन एक बार एचडीएफसी बैंक को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की हेल्थ काफ़ी कुछ तय करती है कि निफ्टी बैंक की दिशा क्या होगी, और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक की भी। एचडीएफसी बैंक हालांकि 1% के आसपास के गेंस बरकरार हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में कल हमने तेजी देखी थी, आज ये शेयर प्रेशर में है, आधे % के आसपास की गिरावट है। तो ये मार्केट का हाल रहा, लेकिन अब शुरू करेंगे आपके लिए आईपीओ कॉर्नर। और आईपीओ कॉर्नर में आज हम चर्चा करेंगे जो आईपीओ खुला हुआ है, कल ये खुला था नोवा एग्रीटेक का। जी हां, नोवा एग्रीटेक 150 करोड़ रुपए से भी कम का इसका आईपीओ साइज है, 143 करोड़ रुपए का। 25 जनवरी यानी कि कल तक ये खुला रहेगा। आज का मौका आपके पास है और कल का मौका है। कल ये खुला था, हमने चर्चा जानबूझ के नहीं की, छोटा साइज है, हम देखना चाहते थे इसको, थोड़ा और स्टडी करना चाहते थे। इसमें अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 39 से 41 रुपए का इसमें प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है इसमें 112 करोड़ रुपए का, तो टोटल साइज के हिसाब से वो ठीक ठाक है। इस पर चर्चा करते हैं। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। 2007 में बनी ये कंपनी, हैदराबाद बेस्ड ये है, एग्रोकेमिकल में कारोबार कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि बहुत समय हो गया कि इतने छोटे साइज वाले आईपीओस की हम चर्चा करें, हम आमतौर पर मान लेते हैं कि ये तो एसएमई वाले सेगमेंट में जाके लिस्ट होगी, लेकिन मेन बोर्ड पे आईपीओ आ रहा है। बताइए किस तरह की कंपनी है ये, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसमें? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। हाँ बिल्कुल, साइज तो काफी छोटा है, 144 करोड़ 145 करोड़। देखिए, एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर्स है जिनमें इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में काम में आते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में और क्रॉप प्रोटेक्शन करने में। तो उस तरह की ये एक कंपनी है, 2007 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। अभी इस कंपनी के कुछ एक फीचर्स काफी अच्छे हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ है किसानों के साथ, क्योंकि कहाँ यूज होता है, बेसिकली सब किसानों में होता है, तो किसानों के साथ इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, क्योंकि इन्होंने नोवा किसान सेवा केंद्र, इस तरह का इन्होंने केंद्र वगैरह बनाए हुए हैं। वहां पे इनके वॉलंटियर्स या कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं जो डायरेक्टली किसानों के साथ टच में रहते हैं। तो वो एक अच्छा मुझे फीचर लगा, क्योंकि उससे उनको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्या चीज चाहिए। और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहते हैं और इकोलॉजिकली भी काफी बढ़िया सस्टेनेबल इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं और किसानों के साथ जब इनका इंटरेक्शन होता है तो वो काफी मजबूती देता है कंपनी को आगे भी प्रोडक्ट्स बनाने में। दूसरी तरफ देखा जाए तो 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस हैं, काफी बढ़िया हैं। और जब भी हम कोई एग्री इनपुट की कंपनी देखते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी बढ़िया है, क्योंकि 11,722 के आसपास इनका पूरा डीलर्स का नेटवर्क है, जिसमें एक्टिव डीलर्स ही 6800 के आसपास है। तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12 स्टेट्स में है। ऑल्दो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका से मेजर रेवेन्यू आता है, लेकिन मुझे ये कंपनी बढ़िया लगती है। मैं सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, और अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगती है। तो हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म गेन के लिए। प्रश्न यही उठता है कि क्या आपको अलॉटमेंट मिलेगा तब तो लिस्टिंग गेन होगा। साइज अब इतना छोटा हो और आस्था जी कह रहे हैं कि आईपीओ बढ़िया है, फिर तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। आस्था जी बता दीजिए कि इसमें अलॉटमेंट मिलने की संभावना कितना है, कितनी गुंजाइश है? देखिए, अलॉटमेंट के तो चांसेस टफ ही रहेंगे अभिषेक जी, क्योंकि आज हम दूसरे दिन बात कर रहे हैं और अगर आप अभी तक भी देखेंगे तो काफी बढ़िया ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो बिल्कुल एक टफ चांस रहेंगे। मेरे हिसाब से फिर भी लगाना चाहिए, क्योंकि रीजनेबल प्राइसिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, और जिस तरह के इनके प्रोग्राम्स चलते हैं तो डायरेक्टली जब फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन है तो वो भी कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव
सिग्नल रहता है। और एक और मेजर चीज़ है कि ये जो पैसा उठा रहे हैं वो किसके लिए उठा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जो सब्सिडियरी है जिसमें क्रॉप प्रोटेक्शन ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नोवा एग्री साइंस करके, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, केपेक्स भी करेंगे। तो मुझे लगता है आगे की फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो चांसेस तो बिल्कुल टफ रहेंगे, लेकिन फिर भी किस्मत आज़मानी हो तो ज़रूर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए। और अगर मिल जाते हैं अलॉटमेंट तो कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के भी पर्सपेक्टिव काफ़ी बढ़िया है। एक और चीज़ अभिषेक जी जो मैंने बताना मैं भूल गई कि मार्जिन्स जो हैं इनके, ये पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया मार्जिन्स है। इनके एबिटा मार्जिन से 18% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9-10% है FY23 में। तो मार्जिन वाइज तो इन्होंने अपने पीयर्स को भी आउटपेस किया है, तो वो भी एक अच्छा फीचर लगता है कंपनी का, इसीलिए मेरी राय लगाने की रही। अपने पेयर्स को आउटपेस किया है। आय का ट्रेंड जरा लेकर आएंगे, क्योंकि FY21 से अब तक का जो ट्रेंड रहा है, हमने देखा है कि आय लगातार कंपनी की बढ़ी है। मुनाफे की बात कर लें तो मुनाफे में भी हमने बढ़त देखी है। FY21 में 6 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, बढ़ के 13.5 करोड़ का हुआ, 20 करोड़ का हुआ फिर, और अब तक का जो 9 महीना बीता है, 3 महीना भी बाकी हैं, 10 करोड़ का मुनाफा अभी भी इन्होंने क्लॉक किया है। तो छोटी साइज की कंपनी जरूर है, लेकिन एक्सपेंड कर रही है, सब्सिडरी में निवेश करेगी। लेकिन आस्था जी, इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गज हैं। अगर हम एग्रो केमिकल की अगर हम बात करें, उसमें UPL, PI इंडस्ट्रीज है, बेयर क्रॉप है, शारदा क्रॉप केम है, एक नई लिस्टिंग हुई थी धर्मज क्रॉप करके। क्या उन कंपनीज की तरह ही इसका बिजनेस मॉडल है, उनसे कंपेयर करना इसको ठीक होगा? देखिए एग्जैक्ट कंपेटिटर तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा बिज़नेस जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो थोड़े-से डिफरेंट है। लेकिन एक ही चीज़ पे मैं आपको, क्योंकि पॉजिटिव ही हमने बात किया, थोड़ा-सा एक नेगेटिव जो मुझे लगता है मैं वो भी ज़रूर हाइलाइट करूँगी। इनके डेटर्स डे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि जो देनदारी रहती है, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन जो इनको डेटर्स रहते हैं, जो जिनसे इनको पैसा लेना है, तो वो वाला दिन काफ़ी ज़्यादा है, 6-6 महीने लग जाते हैं। और उसके पीछे का मेजर कारण है कि जो किसान रहते हैं, उनके साथ इनका ज़्यादा वो संबंध रहता है, और उसी वजह से ये डेटर्स डे हाई है एज़ कंपेयर टू पीयर्स। तो पीयर्स के साथ ये एग्ज़ैक्टली कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मार्जिन्स वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दूसरा वैल्यूएशन पीयर्स के हिसाब से मुझे ठीक लगी, क्योंकि ये 18 के पीई मल्टीपल पे ला रहे हैं। ये मैं आपको पोस्ट इश्यू इक्विटी बोल रही हूँ, H1 FY24 को मैंने एनालाइज़ करके बताया है। तो वो वैल्यूएशन पीयर के हिसाब से ठीक है। बाकी पीयर्स के हिसाब से तो अभी थोड़ी छोटी कंपनी है, एक्सपैंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस बढ़िया हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा आपने भी बोला, आशा जी। लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ है। जी। जी। आशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसका 10 सेकंड में जवाब चाहेंगे। लिस्टिंग गेन कितना होगा? देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से 15-20% से तक होना चाहिए, लेकिन मार्केट्स भी साथ देने ठीक है, चाहिए, बढ़िया क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी। ठीक है, जी बिल्कुल। 15 से 20% का आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, बशर्ते आपको इसमें अलॉटमेंट मिले। मुश्किल थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन आशा जी की इसमें सब्सक्राइब की सलाह, यानी कि पैसे लगाने की सलाह है नोवा एग्रीटेक की IPO में। आशा जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन बाजार की जो नजरें होंगी वो कल जनवरी सीरीज की एक्सपायरी पर हैं। तो एक्सपायरी से पहले रोलओवर्स के आंकड़े अभी क्या कहानी कह रहे हैं, पोजीशनिंग क्या है अगर हम इंडेक्स की बात करें तो, और अगले सीरीज के लिए आपको कौन से शेयरों पर नजर रखनी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, पहले तो ये बताइए कि रोलओवर्स क्या संकेत दे रहे हैं और स्टॉक्स की पोजीशन कैसी है अभी? देखिए अभिषेक, इस समय तक एवरेज रोल ओवर है, करीब निफ्टी का 49% का रोल ओवर है, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है 132 आ रही है। कहने का मतलब है अगर आप जैन छोड़ के फेब मंथ में जा रहे हैं तो 132 रुपये आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे, और आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। ध्यान रखा जाए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग्स के मिडल में है और फेब कॉन्ट्रैक्ट्स बजट का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए जो चर्निंग हो रही है अभी वो थोड़ा सोच समझ के हो रही है, इसलिए रोल ओवर के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी करीब रोल ओवर का नंबर 49% है और कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60% से ऊपर का रोल ओवर आ जाएगा निफ्टी पर। अगर ये 60% से ऊपर का रोल ओवर आता है तो बाजार फिर से एक रेंज में रहेगा, अगर एक कम या फिर बहुत ज़्यादा आता है तो बाजार एक्सट्रीम वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो इसलिए बी अवेयर, थोड़ा सावधान, इस बार के रोल ओवर का नंबर को क्रिटिकली चेक करें। दूसरा आता है बैंक निफ्टी, इस पे करीब 50% का रोल ओवर है। टिपिकली पिछले 2-4 एक्सपायरी से थोड़ा डाइवर्जेंस आता है, यानी कि बैंक निफ्टी पे रोल ओवर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही इंडाइसेस अपने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करके अभी थोड़ा हील करने की, यानी कि ठीक करने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एरिया भी क्लियर
क्लियर कर देता हूँ। 21,500 निफ्टी का रेजिस्टेंस है और 45,500 फिलहाल आज के लिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये अगर दोनों पार नहीं होते हैं तो ये रोल ओवर के नंबर्स और क्रिटिकल हो जाएंगे कि इसमें कितनी स्पीड से ऊपर आता है। फिलहाल 50% का रोल ओवर दोनों पर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ मेरे को जो बैंक निफ्टी पे दिख रही है वो दिख रही है कि इसकी जो रोल ओवर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 350 रुपये। इसका मतलब बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है अगली सीरीज़ के अंदर, लेकिन उसके लिए बशर्ते 45,500 या फिर 46,000 बैंक निफ्टी को इसी सीरीज़ में दिखाना होगा, जो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। तो ये कुछ एक आंकड़े थे जो इंडाइसिस की पोजीशनिंग के थे। मैं सेक्टोरियल चर्निंग भी आपको बता देता हूँ इस इंडेक्स के साथ साथ में। उसमें फार्मा, मेटल्स और सरकारी बैंक, इसमें रोल ओवर पॉजिटिव हो रहा है। इससे जुड़ी हुई कंपनी से पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है वो है ऑटो, वो है FMCG और एनर्जी पैक। यहाँ पे जो रोल ओवर हो रहा है वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। और जो हाईएस्ट रोल ओवर के शेयर्स हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, लोवेस्ट वाले भी बताता हूँ, फिर आप दूसरे क्वेश्चंस में मेरे से चाहे तो शेयर्स भी पता कर सकेंगे। जो हाईएस्ट रोल ओवर है या लोवेस्ट है इसको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इन्हीं में ही एक्शन होगा। तो जो मैं आपको 8 शेयर बता रहा हूँ ये फेब सीरीज़ के एक्शन वाले स्टॉक होंगे। पहला होगा इंडस टावर, दूसरा DLF, ये हाईएस्ट रोल ओवर है, तीसरा जिंदल स्टील और चौथा इंडसन बैंक। और जो लोवेस्ट रोल ओवर है उसमें बलरामपुर चीनी, सन फार्मा, पॉलीकैप और अबोर्ड इंडिया। ये कुछ एक और रोल ओवर के नंबर्स हैं जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट के हिसाब से है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस में जो अच्छी लॉन्ग पोजीशंस है, कहाँ पे शॉर्ट बन रहे हैं वो भी बता सकता हूँ। डिब्बी समय की थोड़ी कमी है तो विस्तार से चर्चा करेंगे हम 12 बजे FNO जंक्शन में। जब आप हमारे साथ वापस से जुड़ेंगे तो उन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जनवरी की एक्सपायरी के लिए और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं किन स्टॉक्स पर आपको चर्चा करनी है ये बताने के लिए आप 12 बजे ज़रूर देखिए हमारा ये अगला एपिसोड 12 बजे FNO जंक्शन। लेकिन उसके पहले रूट मोबाइल के मैनेजमेंट हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। उनसे संपर्क टूट गया था, हम तीसरी तिमाही के नतीजों पर बात कर रहे थे उनके साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे सवाल जो हम पूछ रहे थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक को लेकर था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था। हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बैकलॉग की आप बात कर रहे थे किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट थे वो, और आने वाले समय के लिए पाइपलाइन में कौन कौन से ऑर्डर पर आपकी नज़र है? थैंक यू एंड सॉरी फॉर दैट टेक्निकल ग्लिच। सो आई थिंक हमारे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो लाइव होने थे, आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर, अगले साल में आई थिंक वो सब लाइव हो जाएंगे। हमारी इंटीग्रेशंस वगैरह काफी मतलब रैपिडली चल रही है। एक हमारा वोडाफोन का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने पब्लिकली अनाउंस किया था, जहाँ पे हमें एक्सक्लूसिविटी ऑन द नेटवर्क फॉर ऑल इंटरनेशनल मैसेजेस, A2P मैसेजेस टर्मिनेटिंग इनटू द वोडाफोन नेटवर्क, वो हमें एक्सक्लूसिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आई थिंक 1 अप्रैल से ऑफिशियली विल गो लाइव। वी आर ट्राइंग टू एक्सपेडाइट दैट बिफोर दैट एज वेल। तो वो एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। सो दैट पोटेंशियली इज ऑलमोस्ट क्लोज टू $100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। उतनी रेवेन्यू पोटेंशियल है उसमें। देन हमारा एक लार्ज ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी जिसको हम आज इंडिया में सर्व करते हैं, we will also start servicing that traffic for one of the European countries. So वो एक काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो हमने उनसे ऑलरेडी 8-9 कंट्रीज के लिए साइन किया हुआ है। सो धीरे धीरे करके एक एक कंट्री विल कीप एडिंग। एंड एक लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, उनके साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनल साइनिंग स्टेजेस पे है। So hopefully by Q1 of next financial year that should also go live. So all these I mean are pretty kind of optimistic scenario. And the other thing that also जो हमें काफी एक बेनिफिट आएगा कि होपफुली इस क्वार्टर में जब हमारी वो डील प्रॉक्सिमस के साथ क्लोज हो जाएगी तो उस के बाद द सिनर्जी बिटवीन टेलीसाइन जो प्रॉक्सिमस की 100% होली ओन सब्सिडरी है यूएस में, और रूट मोबाइल के बीच में जो सिनर्जी आएगी उसका काफी बेनिफिट रूट मोबाइल को आएगा। सो दैट आल्सो विल प्ले आउट। चलिए गौतम, लाइन में अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों पर, आगे के मार्जिन आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपके बिजनेस को, आपके रेवेन्यू पोटेंशियल को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही है, इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मुझे, अभिषेक और कविता को दीजिए इजाज़त।